नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। अमेरिका ने भारत को गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। ये बोर्ड अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना का दूसरा चरण है, जिसका उद्देश्य इस्लाम हमास युद्ध को पूरी तरह से समाप्त करना है। युद्ध विराम के बावजूद खबरें सामने आ रही कि इजराइल लगातार गाजा में हमला कर रहा है। वहीं ट्रंप ने गुरुवार को गाजा बोर्ड ऑफ पीस के दूसरे चरण के गठन की घोषणा की, जिसे वे इस युद्ध को खत्म करने के लिए एक अहम कदम मानते हैं। ये बोर्ड गाजा में रोजमर्रा के मामलों को संभालने के लिए एक तकनीकी समिति का ऑब्जर्वेशन करेगा और युद्ध विराम फ्रेमवर्क का हिस्सा होगा। बोर्ड का उद्देश्य गाजा क्षेत्र में स्थिरता लाना और वहां के रिकंस्ट्रक्शन के लिए स्ट्रेटेजी बनाना है। वहीं ट्रंप की योजना के तहत गाजा को फिर से रहने लायक बेहतर बनाने के लिए आवश्यक धनराशि जुटाई जाएगी, जिससे क्षेत्र की स्थिति हर स्तर पर बेहतर होगी। तो वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पोलैंड में डिप्टी पीएम और प्रदेश मंत्री से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने भारत के पड़ोस में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले कामों से बचने के लिए भी कहा। वहीं जयशंकर ने अपने संदेश में साफ कहा कि भारत को चुनिंदा तौर पर निशाना बनाना अनुचित और अन्यायपूर्ण है। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में पोलैंड के उप प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की से मुलाकात की। बैठक के दौरान जयशंकर ने पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पर आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद के प्रति किसी भी तरह की नरमी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वहीं उन्होंने पोलैंड से उपेक्षा जताई कि वह आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं और साथ ही भारत के पड़ोस में सक्रिय आतंकी ढांचों को किसी भी रूप में समर्थन न दे। वहीं जयशंकर ने यूक्रेन युद्ध और रूसी तेल पर लगाए जा रहे टैरिफ के मुद्दे पर भारत को निराशा बनाए जाने को भी और अन्यायपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि इन विषयों पर भारत के दृष्टिकोण को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। वहीं बैठक के दौरान पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने ये भी संकेत दिया कि भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली ताकतों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सख्त रुख अपनाना चाहिए। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके प्रस्ताव पर बने रहे। वहीं नामांकन प्रक्रिया के दौरान जेपी नड्डा और हरदीप सिंह पुरी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य इकाइयों के अध्यक्ष, सांसद और अन्य पदाधिकारी भी पहुंचे। वहीं आपको बता दें, इस मौके पर संघात्मक एकता और पार्टी के पुरजोर समर्थन के रूप में भी प्रदर्शित किया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल यूनिट्स और मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन अलॉटमेंट लेटर संबंधित रिव्यू मीटिंग की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 3 बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स और मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि आवंटन पत्र भी सौंपे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुल 11,000 करोड़ के इन निवेश प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन आवंटित की। साथ ही बोधोत्सव ट्रस्ट को मेडिकल कॉलेज के लिए 20 एकड़ जमीन आवंटित की गई, जिसमें निवेश 535 करोड़ होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी भूमि आवंटन प्रक्रियाओं को पारदर्शी समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि निवेश परियोजनाएं राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने और उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। पूरी आत्मविश्वास से भरे हुए हमारे सभी सम्मानीय निवेशकगण, मैं सबसे पहले आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश को अपने निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए आज यहां पे आपको
लेटर ऑफ कंफर्ट के माध्यम से आज ये प्रक्रिया भूमि आवंटन की आपको यहां पर की जा रही है, जिसमें मेजर्स इंडिया चिप्स प्राइवेट लिमिटेड, HCL फॉक्सकॉम का एक जो ज्वाइंट वेंचर है, इन सब को यह उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र में सेमीकंडक्टर चिप के उत्पादन के कार्यक्रम को, पीएम साहब के विजन को, जिसके माध्यम से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मेसर्स एसेंट सर्किट प्राइवेट लिमिटेड यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए इन्हें भी वहां पर भूमि आवंटन की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें फ्लेक्सिबल पीसीबी, सेमीकंडक्टर सबट्रैक्ट्स के उत्पादन के कार्यक्रम को ये लोग वहां के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। तीसरा है अंबर इंटरप्राइजेज, इसमें भी इन्हें भी वहां पर एक भूमि आवंटन का कार्य किया गया है, जिसके माध्यम से यह कॉपर क्लेड लेमिनेटर यानी पीसीबी असेंबलिंग, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस आदि के बारे में इनका उत्पादन वहां पर आगे बढ़ेगा। और चौथा है बोधिसत्व चैरिटेबल ट्रस्ट को एक अच्छा मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए सुपर स्पेशलिटी की सुविधाओं के साथ में इन्हें भी वहां पर एक भूमि आवंटन का कार्य यमुना अथॉरिटी में किया जा रहा है। ये सभी कार्य आपने देखा होगा कि एक द्रुत गति से निर्णय लेने, अलग अलग सेक्टर की राज्य सरकार के पास सेक्टोरियल पॉलिसीज के माध्यम से, चाहे वह सिंगल विंडो की सुविधा हो, निवेश मित्र के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम हो, या फिर निवेश पूरा होने के उपरांत इंसेंटिव वितरण की कार्यवाही, इस समयबद्ध तरीके से सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसके अनुरूप आगे बढ़ रही है। तो वहीं आपको बताते चले 3 बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई सीएम योगी आदित्यनाथ के तहत, जिसके बारे में आपने उन्हें बोलते हुए भी सुना। तो वहीं आपको बता दें यमुना एक्सप्रेसवे को लेकर ये बड़ी 3 बड़ी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है सीएम के तहत, जहां यमुना एक्सप्रेस में विशेष निवेश की परियोजनाएं बनाई जा रही है। सीएम योगी का रिव्यू मीटिंग इस दौरान, जहां अपने संबोधन में सीएम योगी ने इन परियोजनाओं को लेकर विचार साझा किए, सभी को इससे अवगत कराए। बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। तो वहीं यमुना एक्सप्रेसवे में निवेश परियोजनाएं जिसे मंजूरी मिली, 3 बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स को भी इस दौरान मंजूरी मिली है। तो वहीं इस बैठक के दौरान आपको बताते चले सीएम योगी ने रिव्यू मीटिंग की। इस दौरान इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बोलते नजर आए, साथ ही संबंधित अधिकारियों को कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। 3 बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। यमुना एक्सप्रेसवे में निवेश परियोजनाएं, जिसे लेकर बैठक में अहम चर्चाएं की गई। निवेश को लेकर सीएम योगी बोलते नजर आए। साथ ही आपको बताते चले सीएम योगी ने की रिव्यू मीटिंग। इस दौरान 3 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। विकास को देखते हुए इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। 3 बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। यमुना एक्सप्रेसवे में निवेश परियोजनाएं जिन्हें मंजूरी मिली। 3 बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है सीएम योगी आदित्यनाथ के तहत। इस दौरान कई अधिकारी मौजूद रहे, जहां इस निवेश से संबंधित बातचीत करते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं सीएम योगी ने रिव्यू मीटिंग के दौरान कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 3 बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे में निवेश की परियोजनाएं जिसे मंजूरी मिली। तो वहीं विकास के मद्देनजर
ये रिव्यू मीटिंग सीएम योगी आदित्यनाथ के तहत की गई, जहां इन 3 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी मिली। एक ऐसी जगह जहां तकनीक और उद्योग मिलकर भविष्य की तस्वीर बदल रहे हों, जहां करोड़ों का निवेश प्रदेश के नक्शे को नया आकार दे रहा हो और हर नए प्रोजेक्ट से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हों। जी हां, उत्तर प्रदेश में ऐसा ही एक बड़ा पल आया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन पत्र सौंपे। ये कदम न सिर्फ राज्य के औद्योगिक विकास को तेज करेगा, बल्कि भारत को तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाने वाला है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एक ऐसा हब जहां हर बिल्डिंग, हर मशीन और हर फैक्ट्री नए सपनों को आकार दे रही हो, जहां तकनीक और निवेश मिलकर प्रदेश की तस्वीर बदल रही हो, तो यही यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का भविष्य लिखा जा रहा है। 11,000 करोड़ रुपए की 3 विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजनाओं के साथ ये सिर्फ भूमि आवंटन नहीं, बल्कि राज्य की आर्थिक क्रांति की शुरुआत है। सेमीकंडक्टर से लेकर पीसीबी और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स तक यहां बनने वाले उद्योग प्रदेश को देश के तकनीक मानचित्र पर नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। यूपी बन रहा हाईटेक हब का केंद्र, 11,000 करोड़ रुपए का निवेश, 3 विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजनाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा में बड़ा बदलाव, तकनीक, उद्योग और भविष्य का नया केंद्र। उत्तर प्रदेश में निवेश और विकास के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 3 विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन पत्र सौंपे। इससे राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग को नई ताकत मिलेगी। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े निवेश की शुरुआत हुई है। आइए जानते हैं कि परियोजनाएं क्या हैं और कैसे बदल सकती हैं उत्तर प्रदेश की आर्थिक तस्वीर। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा निवेश किया जा रहा है। बोधिसत्व ट्रस्ट को मेडिकल कॉलेज के लिए 20 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस परियोजना में लगभग 532 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जो स्वास्थ्य सेवाओं और उच्च शिक्षा में सुधार लाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग में ये कदम उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी हब बना सकता है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र निवेश और उद्योग का नया हब बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजनाओं के लिए औपचारिक भूमि आवंटन पत्र सौंपे। HCL, फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम, इंडिया चिप्स प्राइवेट लिमिटेड, 48 एकड़ भूमि, 3,706 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर इकाई। एसेंट सर्किट, 16 एकड़ भूमि, 3,250 करोड़ रुपए की PCB इकाई। अंबर एंटरप्राइजेस, 100 एकड़ भूमि, 3,532 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक निर्माण इकाई। इन परियोजना का कुल निवेश 11,000 करोड़ रुपए है, जो राज्य में उच्च तकनीक उद्योग को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देना पहली प्राथमिकता है। ये कदम न केवल प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाएगा, बल्कि यूपी को तकनीकी और औद्योगिक रूप से मजबूत बनाकर देश के नक्शे पर नई पहचान दिलाएगा। पूरी आत्मविश्वास से भरे हुए हमारे सभी सम्मानीय निवेशकगण, मैं सबसे पहले आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश को अपने निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए आज यहां पे आपको लेटर ऑफ कंफर्ट के माध्यम से आज ये प्रक्रिया भूमि आवंटन की आपको यहां पर की जा रही है, जिसमें मेजर्स इंडिया चिप्स प्राइवेट लिमिटेड, HCL, फॉक्सकॉन का एक जो ज्वाइंट वेंचर है, इन सब को यह उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र में सेमीकंडक्टर चिप के उत्पादन के कार्यक्रम को, पीएम साहब के विजन को, जिसके माध्यम से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मेसर्स एसेंट सर्किट प्राइवेट लिमिटेड यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए इन्हें भी वहां पर भूमि आवंटन की कार्रवाई की जा रही है।
जिसमें फ्लेक्सिबल पीसीबी, सेमीकंडक्टर, सब्सट्रैक्ट्स के उत्पादन के कार्यक्रम को ये लोग वहां के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। तीसरा है नंबर इंटरप्राइजेस, इसमें भी इन्हें भी वहां पर एक भूमि आवंटन का कार्य किया गया है, जिसके माध्यम से यह कॉपर क्लेड लेमिनेटर यानी पीसीबी असेंबलिंग, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंसेस आदि के बारे में इनका उत्पादन वहां पर आगे बढ़ेगा। ये परियोजनाएं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को नई दिशा देंगी। उच्च तकनीक, उद्योग विकास और राज्य में नई उत्पादन प्रक्रियाएं और आधुनिक तकनीक स्थापित होगी। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार, व्यवसायों के लिए व्यापारिक अवसर और पूरे प्रदेश के लिए आर्थिक मजबूती का रास्ता खुलेगा। उत्तर प्रदेश में निवेश और विकास की ये बड़ी खबर साफ संदेश देती है। राज्य न सिर्फ उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा है, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रहा है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र अब तकनीक, उद्योग और शिक्षा का नया हब बनने जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के संस्थापक, आपको बता दें, स्थापना दिवस पर ट्वीट कर बल के सभी साहसी, निष्ठावान और कर्तव्यनिष्ठ जवानों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों और भीषण आपदाओं में के समय एनडीआरएफ के जवान जिस साहस, समर्पण और सेवा भावना के साथ देशवासियों की रक्षा में तत्पर रहते हैं, वो वास्तव में अतुलनीय। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से लेकर आपातकालीन स्थितियों तक हर मोर्चे पर एनडीआरएफ की तत्परता और मानवता के प्रति प्रतिबद्धता पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन में एनडीआरएफ के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की कामना भी की। तो वहीं आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल क्षेत्रीय बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा, आज लोग आवाज उठा रहे हैं, लोगों के मन से डर निकलता जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि धीरे धीरे लोग खड़े होते जा रहे हैं। एक जमाने में गुजरात देश का सबसे अमीर राज्य माना जाता था। उस समय गुजरात के लोग समृद्ध थे। आज 3 साल के अंदर बीजेपी ने सब कुछ लूट लिया है। 3 महीने से इन्होंने हरगढ़ के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ, वहां से 85 किसान परिवारों को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया गुजरात सरकार ने। 85 किसानों को, गरीब किसानों को। उनका कसूर था कि वो किसानों की कर्जा प्रथा के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, किसानों का हक मांग रहे थे, किसानों के लिए न्याय मांग रहे थे और शांतिपूर्ण आंदोलन था। 85 किसानों के परिवार और किसानों को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। हमारे परवीन राम और राजू करपड़ा जो नेता है, वो भी 3 महीने से जेल के अंदर है। लेकिन दोस्तों, सबसे खूबसूरत बात यह है, मैं इनके परिवारों से मिला। जो 85 किसानों को इन्होंने गिरफ्तार किया, उनके परिवारों से मैं खुद जाके मिला। उनके परिवारों ने मेरे को कहा, अरविंद जी चिंता मत करो, 2 महीने तो क्या, 3 महीने तो क्या, गुजरात के लिए, गुजरात के लोगों के लिए, गुजरात की तरक्की के लिए, किसानों के लिए 3 साल भी अगर जेल में रहना पड़े तो हम जेल के लिए, हमारे बच्चे रहने के लिए तैयार हैं। तो वहीं दिल्ली में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन के नामांकन पर कहा कि यह फैसला पार्टी के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जेनजी के लिए एक स्पष्ट संदेश है, जिसमें उन्होंने राजनीति के सक्रिय रूप से शामिल होने का आपको बता दें आमंत्रण भी दिया था। वहीं अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि आने वाले चुनावों में बीजेपी नितिन नवीन के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता हमारी जीत में मददगार साबित होगी। तो वहीं केरल में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रियदर्शनी साहित्य पुरस्कार समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कोई भी देश खामोशी में महान नहीं बनता। एक देश और उसके लोग तब महान बनते हैं जब वे अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करते हैं और सही के लिए खड़े होते हैं। उन्होंने खामोशी की संस्कृति को आलोचनात्मक नजरिए से देखा और कहा कि इसमें अक्सर लालच या स्वार्थ छिपा होता है।
तो वहीं नई दिल्ली में वर्ष 2017 में उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता और पुलिस हिरासत में मौत मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा ट्रायल कोर्ट की 10 साल की सजा को निलंबित करने की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। इससे पहले सेंगर द्वारा दुष्कर्म मामले में सजा निलंबित करने के हाई कोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। सेंगर के पिता की हिरासत में मौत मामले में दी गई सजा को चुनौती दी थी, वहीं लेकिन हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। तो वहीं पटना में कांग्रेस कार्यकर्ता ने सोमवार को बिहार सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्य की राजधानी में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत की जांच में लापरवाही बरती जा रही है। एआईसीसी प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता नमकम टैक्स कॉन्स्ट्रिंग और साथ ही आपको बता दें क्रॉसिंग के पास एकत्र हुए। उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री का पुतला भी जलाया। वहीं कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि छात्रा की मौत की निष्पक्ष जांच और त्वरित जांच सुनिश्चित की जाए और दोषियों को सजा दिलाई जाए। यह प्रदर्शन शहर के केंद्रित रूप में शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी स्पष्ट रूप से जाहिर की। तो वहीं इंदौर में मणिकर्णिका घाट पर अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को लेकर उपजे विवाद के चलते सोमवार को पाल समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के प्रयास में बल प्रयोग किया और सभी को चौक थाने बुलाया। वहीं आपको बता दें इस दौरान मणिकर्णिका की गली में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पाल समाज के लोग मूर्ति को तोड़ने के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे और मांग कर रहे थे कि इसे फिर से स्थापित किया जाए। पुलिस ने इस कार्यवाही में 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।